Namaskar and welcome back to the channel. So today we'll be covering nervous examination, clinical examination of the nervous system. तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं वो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। बहुत वीडियोस पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशंस पे आ चुके हैं, जिसका एक और टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और रेफरेंस बुक हमारी है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन। तो इसमें बेसिकली हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो हम जिस पे आए हैं वो है मेमोरी। अब बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जिनकी वीडियोस आप देख सकते हैं नीचे। तो मेमोरी में बेसिकली हचिंसन का कहना है मेमोरी जो है कंसिस्ट करती है एबिलिटी टू ग्रेस्प एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब आप उसको समझ सकें और याद रख सकें, इस चीज़ को मेमोरी कहते हैं। और इसीलिए मेमोरी रिक्वायर्स एडिक्वेट प्रोसेसिंग, ढंग से प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि आप क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, जो सामने चीज़ है वो समझ भी आ रही है नहीं। प्रोसेसिंग होनी चाहिए ऑफ इनपुट फॉलोड बाय रजिस्ट्रेशन एंड देन अप्रोप्रिएट रिकॉल। पूरे कंप्यूटर जैसा प्रोसेस, क्योंकि हम समझ पाएंगे। आपने उसमें एंटर किए कुछ शब्द, वो समझ में आए, उसके बाद उसको सेव किया वहाँ पे दिमाग में। आपने एक वर्ड की स्पेलिंग देखी, एप्पल, एप्पल APPLE, आपको ये पहले समझ में आई कि ये वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं, उसके अंदर ये वर्ड है, उसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं। वो आपने फिर यहाँ पे रजिस्टर किया। फिर अब आपको 2-3 घंटे बाद या कभी सालों बाद या महीनों बाद कुछ पूछा गया कि एप्पल की स्पेलिंग क्या है, तो वो आप रिकॉल कर सके। तो ये बेसिकली प्रोसेस है मेमोरी का। अप्रोप्रिएट रिकॉल भी मेमोरी में ही आता है। मेमोरी जो है मोडालिटी स्पेसिफिक होती है, जिसका मतलब है कि दैट इज़ इट कैन बी रिलेटेड टू ऑडिटरी, कुछ सुना वो याद रहा, विजुअल, सेंसरी और ऑल्फैक्टरी, यानी सुनने, देखने, सूंघने और सेंस करने, टच या कुछ भी। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई से भी हो सकती है। और मे बी रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट और इंटरनलाइज एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल इमेजिन्ड मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब होता है जिसका रियलिटी से लेना देना नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करती है। अब ये जो ये बेसिक डेफिनेशन है कि रियलिटी से लेना देना नहीं है, अब रियल है ये कौन डिफाइन करेगा, तो उसमें सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर कोई एक्सपीरियंस हुआ या कुछ भी आपने सोचा, कुछ भी इमेजिनेटिव स्टोरी सोची, कोई भी इमेजिन मटेरियल, वो भी याद रहा या नहीं, तो वो भी मेमोरी में ही काउंट करता है। अब जो द डिग्री टू विच रीसेंट मेमोरी इज लॉस्ट एज एन इज एन इंडेक्स ऑफ द सिवियरिटी ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर विच मे नॉट बी नेसेसरीली परमानेंट। यानी यदि मेमोरी लॉस है पेशेंट में, तो उसकी सिवियरिटी क्या डिटरमाइन करेगा कि कितना जो है सिवियरिटी है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की उस पेशेंट में, उसका इंडेक्स उसके बारे में बताएगा। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बेसिकली एनी डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिक्रीज मेंटल फंक्शन ड्यू टू अ मेडिकल और फिजिकल डिजीज ऑफ द ब्रेन रेदर देन टू अ साइकाट्रिक इलनेस। यानी कोई मेडिकल या फिजिकल डिजीज है ब्रेन में, तो वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा, और जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकती है। कितना मेमोरी लॉस है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। इस पेशेंट को इंक्वायर करते हैं हम अबाउट द डे ऑफ द वीक एंड डेट इन मंथ एंड द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक फिगर्स। इससे क्या होता है, ये भी एक तो आज की डेट क्या है, आज क्या टाइम हो रहा है, कौन सा डे है, ये सब हम कितना पेशेंट अपने सेंसेस में और कितना उसे चीज़ें याद है। दूसरा इंटरनेशनल फिगर्स, इसमें एक वो चीज़ हो सकती है कि हो सकता है वो इतना उसका जनरल नॉलेज ही इतना ना हो कि उसे ये चीज़ें याद रखे। तो जैसे कि यदि 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कोई ऐसे रिमोट एरिया से आया हुआ इंसान है जहाँ पे इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं है, इतनी ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उससे आप किसी देश का अपने देश का शायद फिर भी बता दे, लेकिन किसी और देश का प्रधानमंत्री पूछेंगे तो हो सकता है उसको उसके बारे में पता ही ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मेमोरी नहीं है, मेमोरी लॉस है। बट मतलब मेरा कहने का मतलब है एक ही क्वेश्चन पे जज नहीं करना है, और एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी अलग क्वेश्चन पूछ के जो उसके आसपास हुआ ही नहीं है उसके बारे में, या जिसकी नॉलेज ही उसे नहीं है उसके बारे में पूछ के मेमोरी जज नहीं करना है। मेमोरी जज करेंगे जो उसके आसपास की इवेंट्स है जो उसे पता होने चाहिए, उनके बारे में पूछ के उसको याद है नहीं, कोई रेलेवेंट पर्सनालिटी याद है नहीं, ये पूछ सकते हैं। पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि वो रिकॉल करे कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसने रिसेंटली रीड की हो या पेपर में देखी हो या टेलीविज़न में देखी हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ वो याद करे, उस जिसके बारे में आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते वक्त
ये याद रखना चाहिए जो मैं अभी कह रही थी कि द अटेंशन शैल बी पेड टू पर्सनस एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द लाइकली पर्सनल इंटरेस्ट, कि उसके इंटरेस्ट क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उस पर ध्यान दे के भी क्वेश्चंस फॉर्म करने चाहिए। पता चले वो इतना एजुकेशनली वो मतलब ऊपर ही नहीं है और आप उससे इतनी सारी चीज़ें पूछे जा रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा और आप लिख रहे हैं मेमोरी नहीं है, तो ये कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद पेशेंट का ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट डिस्कस्ड अ फ्यू मिनट्स प्रीवियसली, आपने कुछ डिस्कस किया हो या पेशेंट अटेंडेंस के साथ कुछ डिस्कस किया हो तो आप उसको उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आप 10 मिनट पहले क्या डिस्कस कर रहे थे, ऐसे करके आप उसको पूछ सकते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट ऐसा आप दे सकते हैं पेशेंट को, सिंपल एड्रेस दे सकते हैं या स्टोरी दे सकते हैं कि आपको ये याद रखनी है, फिर उसको 10-15 मिनट बाद 1 घंटे बाद उसको उसी बारे में पूछ सकते हैं और देखते हैं कि कितना पेशेंट को याद है उसमें से। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल और आफ्टर अ डिस्ट्रैक्शन, ये 2-3 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 10-15 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, जैसा आप उसको जज करना चाहें वैसा हो सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बेसिकली मेमोरी फॉर इवेंट्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, कुछ मिनट्स की मेमोरी ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स की। और इम्पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिकली होती है वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम। अब ये वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम जो बेसिकली है ये कॉम्बिनेशन हो गया वर्निक एंसेफेलोपैथी एंड अल्कोहलिक कोर्सकॉफ सिंड्रोम। थायमीन डेफिशिएंसी से भी कॉज होता है बहुत ज़्यादा, एंड इसका जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं अल्कोहलिज्म, मेल न्यूट्रिशन या अदर कंडीशंस हो सकते हैं। तो वर्निक्स डिजीज़ की बेसिकली कन्फ्यूजन, लैक ऑफ एनर्जी, हाइपोथर्मिया, लो बीपी करके कभी कभी कोमा भी हो जाता है, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और वहीं कोर्सकॉफ साइकोसिस में पोटेंशियली सिवियर इरिवर्सिबल मेमोरी इम्पेयरमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज, जिसको हम एंटेरोग्रेड एमनेजिया भी कहते हैं, एंड रिकॉलिंग मेमोरीज, नई मेमोरीज भी फॉर्म नहीं हो पाती है, ना रिकॉल कर पाता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है बहुत ज़्यादा वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम में देखा जाता है। एंड इन एनी पेशेंट्स विद अल्जाइमर्स टाइप डिमेंशिया में, जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ है उसमें डिमेंशिया है, उनमें देख सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? इट इज़ यूजुअली टेस्टेड बाय असेसिंग वेदर द पेशेंट कैन रिपीट 7 डिजिट्स बैकवर्ड with or without distraction and by asking the patient to spell word backwards, ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। वर्किंग मेमोरी कंसिस्ट करती है मेमोरी फॉर टास्क इन्वॉल्विंग मेंटल मैनिपुलेशन सच एज रिमेंबरिंग अ टेलीफोन नंबर while dialing it, and is usually spared in patients with disturbances of recent memory. For example, वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम में वर्किंग मेमोरी भी नहीं होगी, वो एक नंबर को याद करके भी नहीं डायल कर पाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इज रिलेटिवली रेसिस्टेंट टू द इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिजीजेस। लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादातर पेशेंट्स में जो न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिजीज से सफ़र करें उनमें रहती है। और लेकिन कुछ कुछ में होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भी चली गई, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी स्पेयर्ड होती है फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिजीज़। तो ये तो हो गया मेमोरी के बारे में। बाकी आगे इन्होंने बता रखी कि अदर मेंटल टेस्ट और कौन कौन से करेंगे, फिर आगे है रिलीज, रिफ्लेक्सेस एंड डिमेंशिया एंड कन्फ्यूजनल स्टेट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे और ये पूरा होपफुली हम हचिंसन का क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम ख़त्म कर पाएंगे अपनी वीडियोज़ में धीरे धीरे। So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.